गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी +2 के अंदर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी ग्रामीण बस्तियां किस प्रकार की होती हैं। तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनमें प्रकार में मुख्य तौर पर हम 4 चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तो होती है गुच्छित। गुच्छित जैसा विद्यार्थियों आप नाम से समझते होंगे, एक गुच्छे के रूप में, ए बंच, यानी ऐसी बस्तियां जिनमें घर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, काफ़ी घर एक साथ इकट्ठे बसे होते हैं, जिनमें स्पष्ट तौर पर गलियां होती हैं, घरों का विन्यास होता है और काफ़ी घर एक साथ होते हैं। उन बस्तियों को हम क्या कहते हैं? गुच्छित बस्तियां। क्या कहते हैं? गुच्छित बस्तियां। अब दूसरा प्रकार इसका कौन सा होता है? अर्धगुच्छित। अर्ध यानी आधा, यानी ऐसी बस्तियां जिनमें सपोज करो पहले ये एक गांव था, ये एक गांव है, इसकी बस्ती यहाँ पर बसी हुई है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से, आर्थिक से, स्वेच्छा से, किसी भी प्रकार से इसमें जैसे 200 घर थे, 200 में से 70 घर इस अलग दायरे में जाकर बस जाते हैं और इस प्रकार ये अलग बस्ती बनती है और इस बस्ती को हम फिर क्या कहेंगे? अर्धगुच्छित बस्ती। नंबर 2 पर कौन सी थी? अर्धगुच्छित बस्ती। अब इसे हम क्या कहेंगे? अर्धगुच्छित बस्ती कहेंगे। उसके बाद है पूर्वे। पूर्वे जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पडला, पाडा, ढाणी जिसको बोलते हैं, जहाँ लोग आसपास के क्षेत्रों में खेतों पर जाकर बसने लगते हैं, या पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा एक एक दो दो घर होते हैं। तो इस प्रकार की बस्तियों को हम क्या कहते हैं? पूर्वे, ढाणी, पडला या पाडा कहते हैं। जैसे एक घर सपोज करो यहाँ पर आ गया, दूसरा इससे 2 या 3 एकड़ दूर, तीसरा उससे 5 एकड़ दूर, इस प्रकार जो घरों का विन्यास होता है उसे हम पडला पानी या ढाणी का नाम देते हैं। उसके बाद है परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त का अर्थ होता है एकांकी। परिक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? एकांकी, यानी वे ग्रामीण बस्तियां जहां पर 15-20 घरों का एक समूह होता है और वो बस जाती हैं और अलग अलग स्थानों पर बसी होती हैं। इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो ज्यादातर क्या है? परिक्षिप्त या एकांकी कहते हैं। जैसे गुच्छित बस्तियां सबसे ज्यादा उत्तर भारत में हमें देखने को मिलती है। गंगा सतलुज का जो मैदान है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी बस्तियां मिलेंगी आपको? गुच्छित बस्तियां मिलेंगी। अर्धगुच्छित बस्तियां इससे आगे के क्षेत्र में चले जाते हैं। पूर्वे आजकल तो हरियाणा, पंजाब में भी बन चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं और ऐसे क्षेत्रों में आपको परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां मिलती है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्या होता है? इसके बाद हमारा प्रश्न यही उठता है कि ये तो इसके 4 प्रकार हो गए कि ग्रामीण बस्तियां जो हैं किस किस प्रकार की होती है। इसके बाद इसका प्रतिरूप क्या होता है, यानी इनका आकार क्या हो सकता है? क्या ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप या आकार बताएं। तो आप सभी जो जानते हैं कि किस प्रकार से हमारी बस्तियां बसी हुई होती हैं, उन्हें हम इसका क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप या आकार। तो इसका अलग अलग आकार हो सकते हैं। जैसे पहला हमारा इसका होता है रेखीय आकार। क्या होता है? रेखीय आकार की बस्ती। रेखा जैसे आप जानते हो, रेखीय आकार। रेखीय आकार क्या होता है? जैसे सपोज करो ये कोई नहर गुजर रही है या कोई मेन रोड जा रहा है। अब इसके ये 2 साइड, एक ये साइड होती है और एक ये साइड होती है, इन दोनों तरफ पर यहाँ मकान बनते चले जाते हैं। ये दोनों साइडों पर मकान बनते चले गए। इस प्रकार से जो बस्ती का निर्माण हुआ, ये देखो एक सीधी रेखा के रूप में है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? रेखीय प्रतिरूप बस्ती, यानी रेखीय आकार की या रेखीय प्रतिरूप की बस्ती। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दूसरा नंबर आता है आयताकार। दूसरा नंबर कौन सा आता है? आयताकार प्रतिरूप। आयताकार, आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप का अर्थ क्या होता है कि जब कोई बस्ती बसती है तो जिस प्रकार आपने ये देखा ये आयत होता है, जिसकी भुजाओं की लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इस आकार में अगर कोई बस्ती बसी हो, इसके बीच में जैसे ये कोई गली है या सड़क है, मेन सड़क को बीच में गलियां क्रॉस करती हैं और इस प्रकार से ये घर यहाँ पर बने हुए हैं, ये जो आकार आयत के आकार का आकार बड़ा होता है उसे हम कौन सी बस्ती कहेंगे? आयताकार बस्ती कहेंगे। यानी जब एक सड़क के दोनों तरफ एक रेखा के रूप में बस्ती का विकास हुआ उसे रेखीय आकार का नाम दिया, और जब एक आयत के रूप में किसी बस्ती का विकास हुआ तो उसको हमने क्या कहा?
आयताकार प्रतिरूप, यानी जहां पर सड़कें या गलियां एक दूसरे को समांतर काटते हैं या एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो उस प्रकार से जो बस्ती बनती है उसे हम क्या कहते हैं, आयताकार। उसके बाद है त्रिकोणीय प्रतिरूप। कौन सा होता है, त्रिकोणीय। त्रिकोण आपने देखा होगा, त्रिकोणीय प्रतिरूप। त्रिकोणीय प्रतिरूप क्या होता है, जैसे सपोज करो एक ये नदी जा रही है या कोई सड़क जा रही है और दूसरी इस प्रकार से जा रही है, ऐसे एक दूसरे को काटती है, तो एक त्रिभुज का आकार बन गया। इसके चारों तरफ जो बस्ती विकसित होती है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि प्रारंभ में जो बस्ती का विकास हुआ वो नदी घाटियों के किनारे पर हुआ था। किसके किनारे पर हुआ था, नदी घाटियों के किनारे पर हुआ था। इसलिए ये जहां पर भी नदियां इस प्रकार से तिरछे में एक दूसरे को आड़ा तिरछा काटती हैं और एक त्रिभुज जैसा आकार बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुजीय प्रतिरूप बस्ती। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा गोलाकार प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप आएगा, गोलाकार। गोला जानते हो किसे कहते हैं, गोलाकार। गोले का अर्थ होता है जो गोल हो। अब देखो एक साधारण सी बात है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बस्ती आमतौर पर किन स्थानों पर बसी हुई मिलेगी आपको, जहां पर पानी की सुविधा होगी। पानी किस चीज में मिलता था, प्राचीन काल में इस प्रकार से जोहड़ बने होते थे जिनमें पानी था। अब ये चाहे पूर्णतः गोल हो या न हो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोहड़ में पूर्णतः गोल नहीं मिलेंगे। लेकिन अब ये पानी की सुविधा, ये सेंटर बिंदु हो गया, इसके चारों तरफ पानी है और लोगों को रहने के लिए पानी मिल रहा है, अपने पशुओं के लिए, खाने पीने के लिए जो भी जरूरतें थी पानी की वो पूरी हो रही थी। तो इस प्रकार इसके चारों तरफ बस्ती बस गई और इस प्रकार जो बस्ती बसेगी उस बस्ती को हम क्या नाम देंगे, उसको देंगे गोलाकार प्रतिरूप का नाम। कौन सा प्रतिरूप देंगे, गोलाकार। भी ये तो गोल है, किसी तालाब या झील के चारों तरफ बसी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, गोलाकार प्रतिरूप। गोलाकार के बाद आता है पंखाकार प्रतिरूप। पंखाकार प्रतिरूप यानी पंखाकार। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें, पंखाकार। अब देखो आपने अपने घरों में पंखे देखे होंगे जो पंखा लगाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर कोई फैन लगा हुआ है इस स्थान पर, अब उसके सामने हम बैठते हैं तो इस प्रकार एक सीरीज सी बनती चली जाती है। तो इस प्रकार प्राचीन समय में क्या था, कोई धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जो था, उसके एक तरफ ये धार्मिक संस्थान हो गया और उसके आगे से आगे बस्ती का विकास होता गया। इस प्रकार जो बस्ती बनी है उन बस्तियों को हम क्या कहते हैं, पंखाकार प्रतिरूप। क्या नाम देंगे, पंखाकार प्रतिरूप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है अरीय या तारा आकृति। नेक्स्ट कौन सा आता है, अरीय या, नेक्स्ट आता है अरीय या ताराकार प्रतिरूप। ताराकृति या ताराकार, ताराकृति प्रतिरूप। अरीय का अर्थ होता है त्रिज्या, कि या तो इस प्रकार से, जैसे ये कोण है, कोण की व्यास या त्रिज्या जो हम लेते हैं इस प्रकार आदि हो गई। इसी प्रकार जो आसमान में तारों का झुंड होता है उसको हम देखते हैं, तो इस प्रकार से जो बस्ती बनती है जिस प्रकार, तो उसे हम क्या कहते हैं, अरीय या तार आकार की बस्ती। यानी कहने का भाव क्या है कि जैसे प्रारंभ में ये कोई गांव था, अब इसके ये जो मेन चौक था इसके चारों तरफ लोगों ने घरों का निवास किया। अब आगे से आगे बढ़ते गए इनके चारों तरफ, इस प्रकार जो, जिस प्रकार आकाश में हम तारामंडल को देखते हैं, इस प्रकार जो बस्ती बस गई उसको हम अरीय या तार आकार कहते हैं। और नेक्स्ट होता है निराकार। निराकार या आकार विहीन, निराकार या आकार विहीन, यानी कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जिनका कोई आकार नहीं है। ऐसी बस्तियां हमें कहां पर मिलेंगी, जहां पर लोग अवैध रूप से कब्जा करके अपने घरों का निर्माण करते हैं। अवैध रूप से जो बस्तियां बसी होती हैं मिलेंगी में, जो अवैध रूप से जिस बस्ती का निर्माण होगा उसका कोई आकार नहीं होगा, वहां पर न गलियों का सही उचित विवरण होगा, न ढंग से सड़कें होंगी, न पानी की उचित व्यवस्था होगी। इस प्रकार जो ये बस्तियां बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, निराकार या आकार विहीन बस्ती प्रतिरूप का नाम दिया जाता है।